ऑलराइट। हेलो। अच्छा बेटी, द थिंग इज के फर्स्ट थिंग फर्स्ट, our classes are going to be bilingual. Bilingual का मतलब ये होगा कि उसमें जो है वो उर्दू इंग्लिश मिक्स करके हम बात करेंगे। आर यू बोथ कंफर्टेबल विद दैट? मसला तो नहीं है अगर उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बात करें? Yes, that's fine. ठीक है। अच्छा, यू कैन ईदर अनम्यूट योरसेल्फ टू आस्क एनीथिंग और से एनीथिंग, या फिर आप जो है वो चैट पे भी कह सकते हो। देयर इज नो इशू दैट। और मैं जो है वो डायरेक्ट काम की बात करूंगा, ठीक है? असल में बात ये है कि मैं लंबी करूं बिला वजह में, कि जो है मेरा नाम मारूफ है, मैं बायो पढ़ाता हूँ। और ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बस अपने बारे में एक दो बातें बता दूं कि ताकि आपको ये पता लग जाए कि जिससे आप पढ़ रहे हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स है पढ़ने की। अक्सर टीचर्स के नाम के नीचे लिखा होता है कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर, कैम्ब्रिज सर्टिफाइड टीचर, ठीक है? ये क्यों लिखा होता है मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि कैम्ब्रिज को एग्जाम कंडक्ट करता है उसके बाद फिर कहते हैं हाँ दिस टीचर हैज बीन सर्टिफाइड, ये वो होता है। ये है कि टीचर्स की कैम्ब्रिज वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है, वो ऑफिशियल वर्कशॉप्स होती हैं। और उनको अटेंड करने के बाद कैम्ब्रिज कहता है कि इन्होंने क्योंकि हमारी वर्कशॉप अटेंड की हुई है तो ये इनको सर्टिफिकेट इशू हम कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी सारी इंस्ट्रक्शन सुन ली हैं और अब ये लेक्चर प्रॉपर कंडक्ट करेंगे वटेवर। तो फिर जो है वो उसको माना जाता है कि वो सर्टिफाइड टीचर, ठीक है? तो भाई हम भी सर्टिफाइड टीचर हैं। लेकिन मेरी एसोसिएशंस क्या हैं अभी ये बताने से मैं बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकूंगा कि मैं क्या हूँ। आई एम अ फार्मासिस्ट बाय प्रोफेशन। डॉक्टर मारूफ रिजवी भी लोग कहते हैं मुझे। और उसके अलावा आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग दिस ओ लेवल्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स, मैंने पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूँ सिंस 2011। राइट आफ्टर मैं ए लेवल्स में जो है वो पढ़ाने लग गया था। और ये कि बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया। अभी करंटली आई रिजाइड इन कराची, पाकिस्तान। और यहाँ पे एक बहुत फेमस एक इस नामवर एक बड़ा मशहूर एक स्कूल है, उसका नाम है सीडर स्कूल। मैं वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी हूँ, ठीक है? और वहीं पे मेरी जो है वो ए लेवल्स के साथ भी एसोसिएशन है। अदर देन दिस, ओ लेवल्स ए लेवल्स के अलावा मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं इसके अलावा एम डी कैट एक चीज़ होती है, शायद आपने नाम सुना हो। किसी ने सुना है एम डी कैट का नाम? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। ज़्यादातर बच्चे बायोलॉजी जो चूज़ करते हैं उनमें से कुछ बच्चों का ऐसा ख्वाहिश होती है कि वो आगे जाके डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए हमें एमबीबीएस करना पड़ता है। और एमबीबीएस जो है उसके लिए जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, उनके अंदर एडमिशन का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम एमडी कैट कहते हैं। मैं उसकी भी प्रिपरेशन करवाता हूँ। अभी आपसे पहले मेरी बस वही क्लास एक एंड हुई है और उसके बाद अब आपकी क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये कि ये डिफरेंट लेवल्स हैं जिनमें पढ़ा रहा हूँ और बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मोर देन अ डेकेड हो गया है। एक किसी भी चीज को समझने के लिए ना 10 साल बहुत होते हैं। मुझे तो खैर 12 13 14 15 साल हो गए। लेकिन ये कि 10 साल बहुत होते हैं। आप थोड़ी थोड़ी के लिए सोचो कि अगर आप क्रिकेट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप क्रिकेट आज से देखना शुरू करते हो, हर एक एक मैच देख रहे हो, सारी कमेंट्री और उसके कमेंट्स और सब चीजें देख रहे हो, और 10 साल तक आप ये करो, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई ये बॉलर कहाँ पे बॉल कराएगा तो फिर ज्यादा अच्छा शॉट जो है वो खेला जा सकता है, और फिर इस मैच की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, कौन जीतेगा, मतलब ये सब चीजें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फिर ना। तो एग्जैक्टली यही कॉन्फिडेंस लेवल इतना अरसा जो है वो एक ही चीज को पढ़ाते हुए हो गया है, तो यही कॉन्फिडेंस लेवल कुछ मेरा भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है वो इसमें हो जाएगा। अच्छा, आज की क्लास जो मैंने रखी है दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास। इस ओरिएंटेशन क्लास के अंदर मैं आपको दो तीन चीजें जो है वो बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी जो कि मैंने प्लान की हैं और मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लास रखने का मकसद ये है कि जो बच्चे हमारे पास अक्टूबर नवंबर में अपीयर हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मोहम्मद खान आप शायद मई जून में अपीयर होना चाह रहे हैं। मई जून की ओरिएंटेशन में अलग से भी लूंगा, लेकिन ये कि आप ये भी अटेंड कर लो वो भी अटेंड कर लो, मसला नहीं है। अभी अक्टूबर नवंबर के को मैं ज्यादा फोकस करूंगा ना। तो देखो बेटा, अच्छी बात है, ये भी सुन लो, ये बड़ा आपको काम आएगा। फिर जब मैं वो ओरिएंटेशन दूंगा ना तो फिर आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि अच्छा मई जून में पढ़ा कैसे पढ़ा जाता है, अक्टूबर में कैसे पढ़ा जाता है। अक्टूबर नवंबर इज काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, ठीक है? इसमें हमें कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस को कवर करना होता है, और ये कि बेस्ट तरीके से कवर करना होता है कि बच्चों के पेपर्स एग्जाम्स अच्छे हों। नॉर्मली अक्टूबर नवंबर जो बच्चे अपियर हो रहे होते हैं वो ऐसे यूजुअली ऐसा होता है कि वो ऐसे नहीं होता है कि वो फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत उनको मालूम होता है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक टास्क होता है करना, वो ये होता है कि हम लिमिटेड टाइम के अंदर कोर्स कंप्लीशन भी अच्छे से करें और इतना टाइम हमारे पास फिर भी बचे कि हम प्रैक्टिस भी अच्छी खासी पास पेपर्स की कर सकें। व्हेन आई एम सेइंग अच्छी खासी पास पेपर्स की प्रैक्टिस, वैसे तो ये बहुत प्री मेच्योर बात है, अभी तो मुझे आपसे इस बारे में नहीं कहना चाहिए कुछ भी क्योंकि आप तो अभी स्टार्ट करोगे। लेकिन ये कि बाद में जाके तो करना ही है, तो सुन लो भाई। एक टॉपिक को कवर करने के बाद उसका टेस्ट कंडक्ट करना इज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग दैट टॉपिक। लेकिन एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो उसी वक्त ज्यादा बेहतर होती है जब आप पूरे एग्जाम को सॉल्व करते हो।
मैं कह रहा हूँ एनुअल पेपर्स। जो एनुअल पेपर्स हमारे होते हैं ना, वो कम से कम हर एक कंपोनेंट के 15-15 पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए। जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 15-15, और ये मैं आपको इतना इतना पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा कि मैं उन 15 में से कम 10 पेपर्स तो मैं अपने साथ सॉल्व कराऊंगा, 5 आपने होमवर्क के तौर पे करने होंगे और वो बीच बीच में से होंगे। मतलब ऐसा होगा कि एक दिन एक पेपर मैंने कराया तो एक पेपर आपको होमवर्क दे दिया। समझा नहीं बात? तो तो ही आपका वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा कि, मतलब फिर ऐसा होता है 20 साल जो बच्चे अपियर हो रहे हैं अभी, उनका एमसीक्यूज का पेपर बाकी है वैसे तो, कि उनको पता होता है, वो क्वेश्चन के 2-3 वर्ड्स देख के समझ जाते हैं क्वेश्चन किसके बारे में और इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मुझे क्या इसके आंसर में लिखना है, ये तक पता लग जाता है। तो ये उसी वक्त अचीव हो पाता है जब आपका लेक्चर ऐसे कंडक्ट हो के उसके अंदर पास पेपर क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड हो, नंबर 1। नंबर 2, आप कंपाइल्ड टेस्ट दे सको। ठीक है? तो अब इन चीज़ों को कवर करते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं आज के दिन जस्ट फॉर अ रेफरेंस एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये कि आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है या फिर यू आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टीज। तो जो भी होगा वो आप फिर देख लीजिएगा, और मुझे भी बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑलराइट। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, कभी कभी इंटरनेट लैग करता है मेरा या आपका, तो कुछ भी बात अगर रिपीट करने का आप बोलोगे, फ्रीली बोल देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है? सबसे पहले तो भाई देखो, बायोलॉजी हमारे पास दो सेगमेंट्स में होती है। एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास ओ लेवल, और एक होता है हमारे पास आईजीसीएसई। पाकिस्तान में ज्यादा मशहूर जो है ना वो ओ लेवल्स है, मतलब ज्यादातर बच्चे ओ लेवल्स कर रहे होते हैं। आईजीसीएसई अब ऐसा ऐसा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बाहर देखेंगे तो ज्यादातर बच्चे आईजीसीएसई कर रहे होते हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता इसके अंदर, लेकिन आईजीसीएसई की रिकग्निशन पाकिस्तान के बाहर ओ लेवल्स के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है? और ऑनेस्टली बताऊं, आईजीसीएसई ओ लेवल से थोड़ा सा आसान है। सिलेबस कंटेंट तो इतना डिफरेंट नहीं है, सिलेबस कंटेंट तो तकरीबन वही है, लेकिन उनकी क्वेश्चनिंग जो है वो आईजीसीएसई की ओ लेवल्स के मुकाबले में थोड़ी आसान होती है। अ, एक और वर्ड्स में अगर मैं आपको कहना चाहूँ, जो जैसे मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ मॉर्निंग में, जहाँ पे मैं सारे एग्जाम्स और सब चीज़ें जो है कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ वहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ना सारे क्वेश्चन आईजीसीएसई के देता हूँ, लेकिन जब मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैं ओ लेवल्स के क्वेश्चन में से लेता हूँ टेस्ट। अच्छा, बच्चा देख के, कोई भी देख के कह नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ओ लेवल्स का है, आईजीसीएसई का नहीं है और ये और वो, क्योंकि टॉपिक वही है, क्वेश्चनिंग की टेक्निक भी वही है, लेकिन क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है ओ लेवल्स का। समझा नहीं बात? अभी आजकल हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चल रही है, पिछले सेशन के बच्चों की जिनका भी एमसीक्यूज का पेपर भी होना है, तो उनको मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस ओ लेवल्स के करा रहा हूँ, क्योंकि आईजीसीएसई क्वेश्चंस तो मैंने उनको पढ़ाते पढ़ाते में भी बहुत सारे कराए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस भी कराई हुई है। ओ लेवल्स के क्वेश्चंस मैं उनको साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चों को सोचना पड़ता है। ठीक है? तो ओ लेवल्स पहली बात थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, रिकग्निशन आईजीसीएसई की दुनिया भर में ओ लेवल्स के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है। ठीक है? ये मैं चाह रहा था कि मैं आपको पहले ही ये वाली बात बता दूं, लेकिन इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाके आपने ए लेवल्स करना होता है तो ए लेवल्स में दोनों चीजें सेम हो जाती हैं, फिर आईजीसीएसई वाले बच्चे भी वही ए लेवल्स करते हैं जो ओ लेवल्स वाले करते हैं। ठीक है? तो उसमें इतना फर्क नहीं होता, लेकिन ये कि मैंने कहा मैं छुपाऊं नहीं वाली बात ना। ओ लेवल्स का जो कोर्स कोड होता है बायोलॉजी का वो होता है 5090, और आईजीसीएसई का जो कोर्स कोड होता है वो होता है 0610। ये कोर्स कोड याद होना जरूरी है भाई। उसका रीजन ये है कि जब आप कभी इंटरनेट पे इसके रिसोर्सेज को सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे जाके लिखो 0610 पास पेपर्स, तो आपको इसी के पास पेपर्स खोल के मिलेंगे। आप आईजीसीएसई, बायोलॉजी, कैम्ब्रिज ये सब लिखोगे, उसके बजाय आप ये कोर्स कोड लिख दो, गूगल को पता है किसकी बात कर रहे हैं। समझा नहीं बात? तो ये कोर्स कोड आपको याद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह केमिस्ट्री वगैरह का भी इससे मिलता जुलता ही है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है, तो आपको याद करने में इतना मसला नहीं होगा, और इतने ज्यादा हम पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो याद हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर थोड़ा सा पेपर्स के बारे में बात करें, तो भाई दोनों के अंदर एमसीक्यूज का पेपर एक कंपोनेंट है। ओ लेवल्स के अंदर ये P1 होता है, पेपर 1, और आईजीसीएसई के अंदर ये होता है P2। फिर होता है थ्योरी, ओ लेवल्स के अंदर इट्स P2, आईजीसीएसई के अंदर इट्स P4। फिर होता है एटीपी, ये इसमें होता है P4, जबकि आईजीसीएसई में होता है P6। अब सवाल ये है कि ये डिफरेंट क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। भाई ओ लेवल्स
हो या आईजीसीएसई हो, एमसीक्यूज का पेपर हमेशा 40 मार्क्स का होता है दोनों के अंदर। थ्योरी का पेपर हमेशा 80 मार्क्स का होता है और एटीपी का पेपर भी 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि ओ लेवल्स के अंदर एमसीक्यूज की जो ड्यूरेशन होती है ना बेटा, वो 1 आवर की होती है। जबकि आईजीसीएसई में जो ड्यूरेशन होती है वो 45 मिनट्स की होती है। अब इससे एक तरफ आप ये सोचेंगे कि सर आपने तो कहा था कि आईजीसीएसई आसान होता है, तो 15 मिनट कम कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं। अबे भाई, इनके क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं। ये पेपर मैक्स 35 मिनट में सॉल्व होकर खत्म करके बच्चा यूं करके बैठा होता है, बस सर अब बताएं क्या करना है। ठीक है। लेकिन ओ लेवल्स के अंदर आखिरी 5 मिनट में भी ना बच्चा सोच रहा होता है यार ये वाला क्या था, ये वो। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का फर्क होता है, लेकिन ये कि ये बातें आगे की हैं, आगे आपको और बेहतर नजर आएगी, ये वाली चीज समझ में आएंगी। थ्योरी का पेपर ओ लेवल्स के अंदर होता है 1 आवर 45 मिनट्स का, जबकि आईजीसीएसई के अंदर वो पेपर होता है 1 आवर 15 मिनट्स का। फर्क है। ठीक है। फिर P4 आ जाओ एटीपी पे, तो ये दोनों के अंदर सेम ही होता है और सेम स्टैंडर्ड का होता है, कोई फर्क नहीं होता। ये तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी कहीं से भी कराऊंगा, ऐसा कराऊंगा, एक दिन आईजीसीएसई, एक दिन एटीपी, एक दिन आईजीसीएसई, एक दिन एटीपी, ऐसे कराऊंगा। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी की बात इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन सारे पेपर्स में क्या क्या आता है। तो देखो बेटा, हम लोग जो अपना कोर्स पढ़ रहे होंगे, चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर मेनली हम फोकस करेंगे एमसीक्यूज और थ्योरी के ऊपर। लेकिन फिर जब हम तकरीबन 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम एटीपी कर सकते हैं। अब एटीपी क्या होता है क्विकली बता रहा हूँ, क्योंकि हम आज की क्लास में मैंने 45 मिनट्स रखी इसलिए। वैसे तो क्लास क्लास हमारी 1 आवर की ड्यूरेशन की होगी ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 1 आवर ड्यूरेशन की क्लास होगी। लेकिन ये कि मैंने अभी जो है वो सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए मुझे आपसे बस बात करनी थी, मिलना था, तो मैंने जो है इसको 45 मिनट्स का रखा है। और आपने कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एटीपी होता है ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। इसके अंदर बच्चों की प्रैक्टिकल स्किल्स को चेक किया जाता है बगैर उनको लैब में ले जाए। मतलब मैं आपको ऑनलाइन लैब में कैसे लेके जा सकता हूँ, उसूलन तो लैब में जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन लैब में नहीं लेके जा सकता। मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे इस तरह से चीजें समझाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकलिटी समझ में आ जाएगी कि ये चीज एक्चुअली परफॉर्मेंस में कैसे होगी। ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके लिए कुछ बायो के बेसिक चैप्टर्स तो कवर होने चाहिए ना, तो ही तो आप वो चीज अचीव कर सकोगे। मतलब बहुत आसान सी बात है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगी। और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा कि मैं आपको गाड़ी के टायर की एग्जांपल दूंगा, किचन के अंदर चाय बनाते हुए एग्जांपल दूंगा, ऐसे एग्जांपल देके डेली लाइफ के एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो जब आप उसको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पे लेके जाओगे और आपने उस नॉलेज को पूरा ग्रैब किया हुआ होगा, तो फिर आप एटीपी आसानी से कर सकोगे। मैं पहले दिन से आपको एटीपी नहीं करा सकता। एटीपी करने में टोटल 2 आवर्स की एक क्लास लेता हूं मैं एटीपी करने के लिए, 2 घंटे की क्लास। और उसके बाद उस बच्चे को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अपनी मर्जी से पेपर उठाओ, पास पेपर कोई सा भी, और उसको सॉल्व करो। आराम से 40 में से 36 37 मार्क्स ले लोगे। एक 2 घंटे की क्लास लेता हूँ सिर्फ। तो एटीपी करना बड़ा आसान होता है। इसकी हाई बिला वजह में क्रिएट हुई हुई होती है कि बहुत मुश्किल कैसे करेंगे ये वो, इसमें 6 मार्क क्वेश्चन ये वो आता है। कुछ भी नहीं है, इसके सारे शॉर्टकट नेमोनिक्स हर एक एक चीज मौजूद है। ठीक है। और वो मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। और उसके कोई अलग से कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होते भाई। वो आप क्योंकि मेरे पास एनरोल्ड हो, आप पढ़ रहे हो, तो फिर मैं आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करूंगा, किसी भी चीज़ के अलग से कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है ना। तो बात यह है कि वो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी कर देगा आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसकी भी पूरी मेरे पास प्रैक्टिस बुक वगैरह सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो अब सिलेबस कंटेंट की बात करते हैं। तो सिलेबस कंटेंट, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ ना, अपने पास मेरे पास बना हुआ है पूरा। हम्म, 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 हम्म। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने फाइल बनाई है, ये फाइल ही फाइल भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये दिखाना जरूरी इसलिए है ताकि आपको ये ना लगे कि किसी भी पॉइंट पे आपकी प्रिपरेशन ऐसे कराई जा रही है कि बिल्कुल रैंडमली बस जो दिल चाह रहा है आज वो पढ़ रहे हैं। हर एक एक चीज कैलकुलेटेड और स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड है। अ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मंथ्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अक्टूबर में हमारा पेपर होता है, इसका शेड्यूल वैसे ही आ चुका है। मैं आपको बता दूंगा, आपको दिख भी जाएगा वो। और ये स्क्रीन भी अभी आपको नजर आ रही है। किस मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं।
और उस चैप्टर को कवर करने के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, ये नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, इसके अंदर आप नोट करें तो मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है और रेड से लिखा हुआ है। ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेटे, ये जो हाईलाइटेड नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो हम अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जो हाईलाइटेड है ना, इसके लिए मैं आपके रखूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस। वो एक्स्ट्रा क्लासेस मोस्टली संडेज को ही होंगी या थर्सडेज को होंगी, वो मैं आपको पहले से अनाउंस करूंगा और बताऊंगा। अब मैं चाहूं तो मैं सारी एक्स्ट्रा क्लासेस सितंबर के महीने में डाल दूं कि चलो भाई आ जाओ अब सितंबर में सिर्फ बायोलॉजी पढ़ो और कुछ ना पढ़ो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं शुरू से ही थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा। इनफैक्ट अगर आप नोट करें, मैंने सितंबर में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखी हुई। लॉजिक समझ में आ रही है? अगस्त में एटीपीज भी करा दूंगा। आपको एटीपी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, सही है? तो ये बहुत सिस्टमेटिकली मैंने इसको बनाया हुआ है कि आपका सारा कोर्स इस तरीके से चलेगा। इसमें कुछ चीजें मैं आपको और भी बता दूं क्या है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम जून में स्टार्ट करें तो जुलाई के स्टार्ट में ना आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट हुआ करेगा। और वो एक कंसोलिडेटेड टेस्ट होगा, लेट्स से ऑफ 2 आवर्स, जिसमें कुछ पार्ट एमसीक्यूज होगा और रिमेनिंग पार्ट थ्योरी होगा। एमसीक्यू थ्योरी, एटीपी नहीं होगा। एटीपी हम तभी कर सकेंगे जब हम एटीपी कवर करेंगे अगस्त में, ठीक है ना? तो वो क्या होगा, वो पिछले मंथ के सारे ये जो टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इनका एक कंपाइल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अदर देन असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट्स छोटे छोटे वो चैप्टर वाइज आपको मिलते रहेंगे और आप सॉल्व करके सबमिट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। ठीक है, तो वो आपके पास पेपर्स की नो हाउ फेमिलैरिटी बढ़ते रहेगी। समझ आ रही बात? फिर आपका एक कॉन्सोलेट टेस्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ उसके लिए रिवाइज करना है और टेस्ट देना है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ के टॉपिक पढ़ोगे, फिर उसके यानी कि हर मंथ के एंड में इस तरह से होगा। ठीक है, प्लस ये कि एक और चीज मैंने प्लान की इस बार, जो कि मैंने पहले नहीं की थी। जुलाई के एंड यानी कि अगस्त के स्टार्ट में मैं आपका एक मिड टर्म एग्जाम लूंगा, क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा हमारा। ठीक है ना? तो मैं एक मिड वे में जाके आपका, मतलब आप समझ लें कि अगस्त के स्टार्ट में जो टेस्ट होना होगा ना, वो मंथली टेस्ट नहीं होगा जुलाई का, बल्कि वो एक मिड टर्म एग्जाम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ जून टिल द एंड ऑफ जुलाई। ठीक है, और फिर सितंबर के एंड में, सितंबर के बाद भी हमारे पास टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि 1 अक्टूबर को आपका बायोलॉजी का पेपर है, ऐसा नहीं है। तो वो जो हमारे पास टाइम होगा उसके अंदर हम फिर मॉक्स कंडक्ट करेंगे। सितंबर के अंदर ये वाले 3 टॉपिक्स इतना टाइम नहीं लेते हमारा, तो इसके रिमेनिंग टाइम में हमें सिर्फ पास पेपर्स करने हैं, मॉक्स करना है। समझ में आ रही बात? तो दिस इज द होल प्लान। और ये पूरा इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपके सारे मंथ्स की क्लासेस कवर हो रही हैं इसके अंदर। मुझे हर वीक में 3 आवर्स आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर देने हैं, उनको देखते हुए बनाया हुआ है पूरा। और फिर जो एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड होगा वो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस पे लूंगा। मुझे बताओ, यहाँ तक कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आपके ना समझ में आई हो? एवरीथिंग इज क्लियर? कुछ तो बोलो भाई, नाराज हो क्या? अच्छा, मोहम्मद खान बेटे, जो हमारे पास वो होता है ना, मई जून का सेशन होता है, उसके अंदर भी यही चीज होती है, बस वो थोड़ा सा और एक्सपेंडेड शेड्यूल होता है। एक्सपेंडेड इन सेंस के अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस कम होंगी, या हो सकता है कोई भी ना हो। उसकी वजह ये है कि मतलब बहुत टाइम है ना उसके अंदर, तो बेटा जनवरी फेब तक का टाइम है ना। तो उसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेस फिर उसी वक्त बताना बेहतर होता है। अभी तो ये क्योंकि हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 4 महीने का टाइम है, तो अभी फौरन फौरन बताना जरूरी होता है। तो इसके अंदर मैं इन लोगों को ये वाली बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा ये प्लान है, इसको इस तरीके से मैं लेके चलूंगा, ताकि आप अपनी सारी सेल्फ स्टडी और हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से मैनेज कर लो। ठीक हो गया? तो ये मुझे लगता है कि बच्चों के पास एक प्लान होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा क्लास, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक जो है वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है? वैसे तो लगे शुक्र है, कोई भी टॉपिक आप बोलोगे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये कि यूजुअली जिस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मैं एक ऐसा टॉपिक आपको कराना चाहता हूँ कि मैं अभी ही आपको वो समझा भी दूं और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लूँ, एक्चुअल पास पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है? बस आपको एक काम छोटा सा ये करना है, इफ यू कैन डू इट। एक पेपर पेन ले आओ और एक कैलकुलेटर ले आओ। मोबाइल होगा तो भी चलेगा, कैलकुलेटर में चल जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, एक कैलकुलेटर, एक पेन और एक पेपर, बस ये 3 चीजें अपने पास रखो। मुझे अभी फौरन के फौरन मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा और उसके मैं आपको 5 रुपए क्वेश्चन दिखाऊंगा। और अगर आप वो करने के काबिल होगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। लेकिन इट वुडंट बी दैट इजी, इतना आसान नहीं होगा। टेल मी व्हेन यू आर रेडी। हाँ भी रेडी है? राइट, चांद से आप रेडी हैं? ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। चांद से प्लीज पे अटेंशन बेटे। मुझे पता नहीं आप कहीं मसरूफ तो नहीं है। मैं जो टॉपिक आपको कराने वाला हूँ बेटा, इट इज मैग्निफिकेशन। हमारे पास एक चैप्टर आता है, ओ लेवल्स में वो सेकंड चैप्टर है, आईजीसी ओ लेवल्स में वो सेकंड चैप्टर है। नहीं, ओ लेवल्स में फर्स्ट चैप्टर है, आईजीसीएसई में सेकंड चैप्टर है।
उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या सेल्स के नाम से भी उसको जानते हैं। उसके अंदर ये टॉपिक आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन का। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, राइट। उस माइक्रोस्कोप में आप एक छोटी सी चीज की इमेज को मैग्नीफाई करके जूम इन करके देखते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं कि अगर आपने एक चीज को जूम इन कर दिया तो डेफिनेटली उसकी लेंथ बढ़ गई। तो अब अगर आपको बढ़ी हुई लेंथ नजर आ रही है उसकी, तो उसकी एक्चुअली कितनी लेंथ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पास मैग्निफिकेशन का टॉपिक आता है। मैग्निफिकेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि एक चीज को आप जूम इन कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है, जूम इन का टर्म आप अपने आंसर में नहीं लिख सकते। अगर क्वेश्चन में पूछे भाई व्हाट इज मैग्निफिकेशन, नहीं पूछते, कभी नहीं पूछा, ये तो बच्चों वाली बात नहीं पूछते। तो फिर मैग्निफिकेशन इज इनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ इमेज। इमेज साइज को आप इनलार्ज कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन टॉपिक के दो स्टेप्स होते हैं समझने के। जिसका स्टेप वन होता है वो होता है यूनिट कन्वर्जन। ये वाली बात आपको लिखनी होगी अपने पास, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें क्योंकि ये यूज होगी ना। यूनिट कन्वर्जन, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज की यूनिट कन्वर्जन है और वो है लेंथ। वरना तो आपको पता है कि हम यूनिट कन्वर्जन टाइम की भी कर सकते हैं, करेंसी की भी कर सकते हैं, एरिया वॉल्यूम की भी कर सकते हैं, वेट की भी कर सकते हैं ना भाई, किलोग्राम इंटू ग्राम्स, और डेज इंटू आवर्स इंटू मिनट्स इंटू सेकंड्स, है ना भाई, ये सारी कन्वर्जन। लेकिन हमारे पास सिलेबस में मैग्निफिकेशन में सिर्फ लेंथ की ही कन्वर्जन है और किसी चीज की कन्वर्जन नहीं है। ठीक है। तो लेंथ की कन्वर्जन के बारे में आपको क्या याद रखना है, तीन यूनिट्स है। एक यूनिट है ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। नो आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दीज टू। ये है मिलीमीटर, ये है सेंटीमीटर। मुझे बता सकता है कोई बच्चा ये क्या है? एनीबडी? नहीं पता? Micrometer. एब्सोल्युटली राइट, चैंपियन। अब इसके अंदर सबसे छोटा यूनिट ये रहा माइक्रोमीटर, उससे थोड़ा बड़ा मिलीमीटर है, उससे थोड़ा बड़ा सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। इनकी आपस में कन्वर्जन कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लेंथ दे दे मिलीमीटर्स में और आपसे बोले कि बताओ ये माइक्रोमीटर्स में कितना है, तो आप कैसे करोगे? ये वाली चीज मुझे आपको समझानी है पहले। तो भाई याद रखना, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आओगे, जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आओगे, माइक्रो टू मिली, मिली टू सेंटी, तो हमेशा डिवाइड करोगे, हमेशा डिवाइड करोगे। अगर आप वापस छोटे में आ रहे हो तो आपको ऑपोजिट करना पड़ेगा। और डिवाइड का ऑपोजिट क्या हो जाता है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन किस चीज से डिवाइड करना है और किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, किस फैक्टर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बताया दूं। माइक्रो और मिली के दरमियान जो फैक्टर यूज होता है वो होता है 1000 का, 1000। चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो। और मिली और सेंटी के बीच में जो फैक्टर यूज होता है वो होता है 10 का। ठीक है। अब अगर मैं आपसे छोटी सी एक चीज पूछूं कि लेट से 7.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, को बता सकता है? पहले मुझे बताओ, डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे? चैट पे आंसर करना है, अनम्यूट होकर बोलोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा किसने बोला है। चैट पे आंसर करना है। 7.5 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, जल्दी से बताओ, टाइम कम है भाई। इतना टाइम इसमें लोगे तो मैग्निफिकेशन कैसे करेंगे? एब्सोल्युटली राइट। You're going from millimeter to centimeter. This is the arrow that you will be following, and in this arrow, you are going to divide. ठीक है? And you have to divide by 10. अब you have the calculators with you. You can easily divide it. अगर आप 7.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो फिर आंसर आपके पास आ जाएगा 0.75। मुझे बताओ मोहम्मद खान और अलीजा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो जाएगा मेरे पास 7.5/10, जिसका मतलब हुआ 0.75। क्लियर है वाली बात? अब इसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कभी कभी, क्या व्हाट इफ आपको सेंटीमीटर से डायरेक्टली माइक्रोमीटर में जाना हो। अब बताओ क्या करोगे? थोड़ी सी अपनी मैथ्स यूज करो, मुझे बताओ कितनी अच्छी मैथ्स है तुम लोगों की। हाँ भाई, कोई बता सकता है? इसका तरीका सिंपली ये है। अरे ये आप एरो को देखो ना, आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, लेकिन 10,000 इज द राइट थिंग। देखो, बड़े से छोटे में जा रहे हो, राइट, तो यकीनन आपने मल्टीप्लाई ही करना होगा।
तो या पहले आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओ, मल्टीप्लाई बाय 10 करके, फिर मिलीमीटर से माइक्रोमीटर जाओ, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10,000। समझ में आती है बच्चों वाली बात थी? कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, तेज तो नहीं जा रहा मैं? आई कंसिडर दिस टू बी द इजिएस्ट पार्ट, तो फिर मैं इसलिए जो है ना अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन में यूनिट कन्वर्जन भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और फिर दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंस रखती है वो फॉर्मूला रखता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका सीन क्या है। दरअसल देर आर थ्री वेरिएबल्स दैट यू फर्स्ट नीड टू रिमेंबर। द फर्स्ट वन इज एम। एम का मतलब है मैग्निफिकेशन। द सेकेंड इज ए। ए का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ। कभी कभी लेंथ को ना साइज भी लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, ये एक ही चीज है। और फिर लास्ट वाला होता है आई। आई होता है हमारे पास इमेज लेंथ। अब इन तीनों का मतलब क्या है? देखो, एक्चुअल लेंथ एक चीज की रियल लेंथ है। अब यकीनन वो छोटी थी, तभी तो जूम इन किया आपने, तभी तो मैग्नीफाई किया। अगर वो बड़ी होती तो जूम इन क्यों करते भाई? है ना भाई? तो किसी भी चीज की एक्चुअल लेंथ छोटी होने की वजह से ही आपने उसको मैग्नीफाई किया था, और मैग्नीफाई करने के बाद उसकी लेंथ इमेज में तो बड़ी हो गई, तो उसे इमेज लेंथ बोलेंगे। तो ये वाली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि इमेज लेंथ हमेशा बड़ी होगी और एक्चुअल लेंथ हमेशा छोटी होगी। ठीक है, बिग, स्मॉल, और ये दोनों लेंथ्स है, तो इसके अंदर यूनिट्स हमेशा लेंथ्स के होंगे। अब इसका फॉर्मूला देखिए, बड़ा आसान सा है। इसके फॉर्मूला, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल समझा भी सकता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो मैं जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करूंगा डायरेक्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपने एक ट्राइंगल बनाना है इस तरह से, और इस ट्राइंगल के अंदर आपने लिख देना है आई एम, ना आई एम आरूफ रिजवी, आई एम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ साइड्स पे लिखना है डिवाइड, डिवाइड, और अबे यार सॉरी और बीच में आपने लिख देना है मल्टीप्लाई। बस, अब आपका गेम 50% सॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ जल्दी से, इस ट्राइंगल को देखते हुए मैं तीन फॉर्मूले जनरेट कर सकता हूँ यहाँ पे, तीन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, मैं क्या करूंगा, मैं आई के ऊपर अपनी फिंगर रख दूंगा, और जो रह जाएगा उसको रीड कर लूंगा, ए टाइम्स एम। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है आई इज इक्वल टू ए टाइम्स एम। अच्छा, अब सेकंड देखो, अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है तो मैं ए के ऊपर फिंगर रख दूंगा। आई एम लेफ्ट विद आई एंड एम विद द साइन ऑफ डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई ओवर एम। और लास्टली अगर मुझे एम निकालना है तो बताओ कोई एम का फॉर्मूला क्या होगा? Image हाँ divide. भाई, एम का फॉर्मूला क्या होगा? वेल दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आई ओवर ए। मोहम्मद खान और अलीजा, क्लियर है वाली बात? ठीक है, शायद आई बिलीव यू आर द वन आंसरिंग, तो आपको भी क्लियर होगा भाई। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर वैसे तो एक और चीज भी आती है, यूनिट्स वगैरह भी पता होने चाहिए, लेकिन खैर एक बस आखिर में एक और चीज मैं बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे भाई। आसान वाला मैं करा दूंगा, मुश्किल वाला आप लोग कर देना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। मेक द यूनिट्स सेम बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपने यूनिट्स लाजमी सेम करने हैं। ठीक है बेटा, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो अपने पास, अगर कॉपी कर रहे हो तो। और मुझे बताओ, डन?
यूनिट कन्वर्जन वाले भी आपने कॉपी कर लिया था ना, यूनिट कन्वर्जन वाला पार्ट। तो बस अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन सिखाता हूँ। एक सेकंड, जस्ट टेकिंग आउट सम क्वेश्चंस। ये 5 रुपए के क्वेश्चन है जो मैं आपको भी कराऊंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहा हूँ, मजा आएगा। ऑलराइट, अब मजा आएगा। ये मेरा फेवरेट पार्ट है यार, मतलब जब बच्चों को सॉल्व कराता ना मैं, और वो सॉल्व हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है। लेट मी शेयर द क्वेश्चन है। ऑलराइट क्लास, ये आपको जो है वो नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस। और हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, द डायग्राम शोज अ माइटोकॉन्ड्रियन। एक स्ट्रक्चर का नाम है माइटोकॉन्ड्रियन। द स्केल बार शोज द एक्चुअल साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। और ये कितनी लेंथ लिखी हुई है? 1 माइक्रोमीटर। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 1 माइक्रोमीटर, व्हाट डू यू थिंक? ये इसका रियल साइज है या ये इसका जूम इन हुआ हुआ साइज है, मैग्निफाइड है? 1 माइक्रोमीटर, जल्दी से बता दो, रियल है या नहीं? रियल साइज है। हाँ, अब देखो गलती हुई ना, ये है रियल साइज। अब देखो बेटा, मोहम्मद खान, 1 माइक्रोमीटर इतना छोटा होगा कि वो आपको देखने में नजर नहीं आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है ना 1 माइक्रोमीटर, तो इट मीन्स कि ये जो है वो रियल साइज है, ठीक है। अभी कह रहे हैं द डायग्राम इज 70 मिलीमीटर लॉन्ग। ऑब्वियसली 1 माइक्रोमीटर इतना बड़ा नहीं होता जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। 1 माइक्रोमीटर तो बहुत छोटा सा होता है। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है 70 मिलीमीटर लॉन्ग बनी है, 70 मिलीमीटर इज 7 सेंटीमीटर, इतनी बड़ी बनी हुई है डायग्राम, ठीक है ना। तो 70 मिलीमीटर इज अनदर लेंथ, 1 माइक्रोमीटर इज वन लेंथ, 70 मिलीमीटर इज अनदर लेंथ। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम की आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, ये इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया, मैं आता हूँ, एक सेकंड ना। ऑलराइट, तो उस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें एक्चुअल लेंथ दी हुई थी, दैट वाज 1 माइक्रोमीटर। और फिर उसके बाद 70 मिलीमीटर वॉज दी अदर लेंथ, एंड दैट वाज द इमेज लेंथ। दो ही लेंथ होती हैं, एक एक्चुअल होती है, जो दूसरी जो बची हुई है इमेज लेंथ होगी। कितनी दी हुई थी? 70 मिलीमीटर्स। और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था मैग्निफिकेशन का। अब देखो बेटा, रूल ये है कि
यू हैव टू मेक द यूनिट्स सेम बिफोर सॉल्विंग। क्या माइक्रोमीटर मिलीमीटर यूनिट सेम है? नहीं सेम। अब आपको यूनिट सेम करना होगा। यूनिट सेम करने का पूरा चार्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 माइक्रोमीटर कितने मिलीमीटर्स में होगा? या फिर आप 70 मिलीमीटर्स को माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। अब मैं पर्सनली डिवाइड करने से ज्यादा मल्टीप्लाई करना पसंद करता हूँ। ठीक है। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जाऊंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों ना मैं मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में आ जाऊं, यूनिट सेम ही करना है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि मिलीमीटर में करके दिखाओ या माइक्रोमीटर में करके दिखाओ, ये तो नहीं कहा हुआ। किसी में भी कर लो। ठीक है। तो अब मैं मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर जाऊंगा ताकि मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इसका सिंपली जो होगा तरीका वो ये होगा कि 70 मिलीमीटर्स, जो कि हमारा इमेज साइज है, आई से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू 70 इंटू 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा ना। ये हो जाएगा हमारे पास माइक्रोमीटर्स। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 70,000 आंसर आएगा। करो, चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आपके पास दोनों जो है ना वो सेम हो गए। लेट्स से 70,000 लिख लेते हैं यहाँ पे। 70,000 माइक्रोमीटर आंसर आ गया। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में हमें ये कहा हुआ है कि भाई मैग्निफिकेशन मालूम करनी है। तो भाई ये ट्राइंगल याद है आपको? आई एम वाला ट्राइंगल में बताया था। यू नीड टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन, यू हैव द वैल्यूज ऑफ आई एन ए। आई एन ए की वैल्यूज आपके पास है ना बेटा? देखो, ये आ गई आपके पास ए, और ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास आई। तो ए और आई तो आपके पास ऑलरेडी है। क्या रह गया? एम रह गया। एम का फॉर्मूला क्या निकलेगा? आई डिवाइड बाय एम। ये लिखा हुआ, अभी तो लिखा था। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड आई बाय ए। तो मैग्निफिकेशन is equal to I over A. That means 70,000 divided by 1. And the answer is going to be 70,000। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये है कि सर इसका कोई यूनिट नहीं है। नहीं बेटा, इसका यूनिट नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में भी माइक्रोमीटर है और डिनोमिनेटर में माइक्रोमीटर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैग्निफिकेशन को कोई यूनिट नहीं होता। मैग्निफिकेशन से पहले बस एक्स लिख दिया जाता है। बस एक्स लिख दो, ये इसका यूनिट है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर है। डन? मुझे बताओ डन, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट। ऑलराइट क्लास, डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। आप भी करें, मैं भी करता हूँ, देखते हैं पहले आंसर कौन बताता है। आपको चैट में लिखना है ए बी सी या फिर डी, सबने अटेम्प्ट करना है। गलत करो कोई इशू नहीं है। अभी डन? ऑलराइट, चांसेस जबरदस्त। एनीबॉडी एल्स? अलीजा, मोहम्मद खान? इतना मुश्किल नहीं है वैसे कि आपको परेशानी हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। मोहम्मद खान, अब दो बच्चों ने तो बोल दिया डी। आपको भी डी बोलना चाहिए। चलो भाई, टाइम्स अप, मेरी बारी। वेल, यू बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। पहले तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और अब मैं आपको जो है वो, आई गेस नहीं बोलना चाहिए था भाई, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा
कि आपको मैग्निफिकेशन दी हुई थी 20,000, और फिर कहा हुआ था कि डायग्राम इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मुझे खुद से बताओ 5 सेंटीमीटर ये कितना साइज होगा जो कि आप फिजिकली देख सकते हो, है ना भाई? तो यकीनन ये इतना छोटा तो नहीं है कि आप इसको माइक्रोस्कोप में देखो। जो बड़ी चीज होगी उसको माइक्रोस्कोप में थोड़ी देखोगे, यकीनन वो बड़ी इसलिए है क्योंकि आपने उसको मैग्नीफाई किया हुआ है, यानी कि वो एक मैग्नीफाइड इमेज है, वो इमेज साइज हो गया। ठीक है, तो मैंने आई के आगे ये लिख दिया, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले स्टेप है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो डाटा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या क्या चीजें उसने दी हुई है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हुआ एक्चुअल साइज, और अगर आप नोट करें तो एक्चुअल साइज के सारे ऑप्शंस के अंदर माइक्रोमीटर में ऑप्शन है, सारे सारे ऑप्शन माइक्रोमीटर में थे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ के माइक्रोमीटर लिख दिया क्योंकि सारे ऑप्शन ही माइक्रोमीटर्स में थे। ठीक है, अब इससे हमें पता लग गया कि हमें आंसर माइक्रोमीटर में निकालना है। अब ये वाली लेंथ तो सेंटीमीटर में है, तो क्या आपको याद है सेंटीमीटर टू माइक्रोमीटर कन्वर्जन कैसे करते थे? मल्टीप्लाई बाय 10,000, अभी एलिजा ने भी ये वाली बताई थी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इमेज साइज को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10,000। आपके पास है कि 50,000, 5 × 10,000 करोगे तो 50,000 आएगा, 50,000 माइक्रोमीटर। अब 50,000 माइक्रोमीटर आपके पास इमेज साइज आ गया। आपने निकालना है एक्चुअल साइज, मैग्निफिकेशन ऑलरेडी गिवन है, ये देखो मैग्निफिकेशन गिवन है, इमेज साइज आपने निकाल लिया 50,000, एक्चुअल साइज आपने मालूम करना है। तो क्या करोगे, आप इसके ऊपर अपनी फिंगर रख दोगे। अब आपके पास रह गया आई डिवाइडेड बाय एम, तो एक्चुअल साइज इक्वल टू आई डिवाइड बाय एम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नहीं, 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000। इमेज साइज आपने अभी क्या निकाला है बेटा? इमेज साइज आपने निकाला है 50,000, याद है? मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया था, फिर इसको डिवाइड करना है 20,000 से। ठीक है, समझ में आ रही है मोहम्मद खान? अब आप जीरो से जीरो को काट दो, 5.2 इज 2.5 एंड 2.5 माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? आई रियली होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, वो आप एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, और फिर आप मुझे इसका आंसर बताना क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 16, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये उस चैप्टर के टॉपिकल एमसीक्यू जो मैंने अलग किया ना, ये वो है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट के तौर पे दूंगा सॉल्व करने के लिए। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस की बस एक छोटी सी चीज बता रहा था मैं। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। और दैट्स ऑल। हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी क्लासेस हैं। तो होप टू सी यू देयर। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज, टाटा।